नमस्कार बच्चों, मैं अंजु मीना। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का 15वां अध्याय अभिवृत्तियां, विश्वास और सामाजिक संज्ञान। हम सब बचपन से अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बातें करते हैं। पसंद की वस्तुओं को हम खरीदते हैं। पसंद के लोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में अपनी मनोस्थिति और रुझान को व्यक्त करते हैं तो इसे हम अभिवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। तो अभिवृत्ति की क्या परिभाषा है और किस प्रकार का इसका नेचर होता है उसे हम आज पढ़ेंगे। लोगों, वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति हमारे अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन को अभिवृत्ति कहा जाता है। अर्थात हम दूसरे व्यक्ति और वस्तुओं को अवलोकन करके उनका मूल्यांकन करते हैं, जो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो इस मूल्यांकन की प्रवृत्ति को ही हम अभिवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। सोचने, अनुभव करने तथा व्यवहार के द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं के प्रति एक अभिवृत्ति बनाने लगते हैं। हमारा एक सोच होता है जो हमें अपने परिवार से, अपने ज्ञान से और व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। अपना अनुभव होता है जो विभिन्न घटना और दशाओं से हम प्राप्त करते हैं, और व्यवहार के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति और घटनाओं के बारे में एक अभिवृत्ति बनाते हैं, और इससे हमारी मनोस्थिति बदलती जाती है, एक रुझान डेवलप होता है और इसे ही अभिवृत्ति के रूप में समझते हैं। हम किसी वस्तु, व्यक्ति या मुद्दे के प्रति अपनी अभिवृत्ति प्रकट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्रिकेटर्स को मोस्टली सभी बच्चे पसंद करते हैं, उनके बारे में हमेशा उनके मैच को देखना चाहते हैं, और बहुत सारे हीरोज को भी बच्चे पसंद करते हैं। तो उनके प्रति हम एक सकारात्मक अभिवृत्ति निरंतर बनाते रहते हैं। अभिवृत्ति के 3 पहलू होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है प्रभावी और तीसरा है व्यवहारिक। ये 3 महत्वपूर्ण पहलू में सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक, जिसमें हम मनोवृत्ति के प्रति विश्वास के विकास को समझते हैं कि हमारी मनोवृत्ति किसी वस्तु, घटना के प्रति कैसी है और उसमें हमारा कितना विश्वास है, और वो विश्वास यदि सकारात्मक है तो वह अभिवृत्ति और ज्यादा बढ़ती है संज्ञानात्मक स्तर पर। प्रभावी स्तर पर हम प्रत्येक घटना और व्यक्ति वस्तु को 2 प्रकार से देखते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जिस प्रकार से हम उसको देखते हैं उसी प्रकार का प्रभाव हम ग्रहण करते हैं। तीसरा है व्यवहारिक। व्यवहारिक में यह है कि बहुत सारे पहलुओं पर जब हम अभिनय को प्रकट करते हैं तो हमारे अभिवृत्ति का व्यवहारिक पक्ष प्रकट होता है। अभिवृत्ति के कार्य। अब ये अभिवृत्ति हमारी पसंद नापसंद हो गई, एक रुझान हो गया, हमारी एक मनोस्थिति हो गई, वो किस प्रकार कार्य करती है देखिए। अभिवृत्ति हमारे जीवन में 4 महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिसमें सबसे पहला है अभिवृत्तियां हमें अपने आसपास के संसार को समझने देती है। बाहर प्रकृति है, बहुत सारे महान हस्तियां होती हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे लोग, स्थान और घटनाएं होती हैं। उन सबको समझने में अभिवृत्ति हमें मदद करती है। हम देखते हैं कि माँ कुत्ते को देखते ही उसे भगाने की प्रेरणा करती है, प्रयास करती है, तो हमारे दिमाग में भी कुत्ते के प्रति एक भय व्याप्त हो जाता है और हम भी कुत्ते को देखते ही सदैव भगाने का प्रयास करते हैं। अभिवृत्ति स्रोत, संदेश, लक्षित व्यक्ति पर निर्भर करती है। स्रोत, संदेश, लक्षित व्यक्ति का मतलब है कि जो व्यक्ति हमें किसी स्रोत के माध्यम में संदेश दे रहा है अपने लक्ष्य के प्रति, वो उस पर भी हमारी अभिवृत्ति निर्भर करती है। जैसे जब सचिन तेंदुलकर ये कहते हैं कि कोको कोला पीने से एक शक्ति आ जाती है, तो हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास बन जाता है कि कोको कोला पीने से सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हम भी कोको कोला के शौकीन बन जाते हैं, कोको कोला को पसंद करते हैं कि हम भी यदि कोको कोला पिएंगे तो हम भी सचिन तेंदुलकर की तरह खेल पाएंगे। इसमें 2 प्रकार की अभिवृत्तियां हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक अभिवृत्तियों में हमें कुछ लोगों के पास जाने में तथा उनकी बात मानने में सहायता करती है। जैसे हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि हमें धूम्रपान या नशा नहीं करना चाहिए,
और हमारे टीचर भी इस बात को निरंतर कहते हैं, तो हमारा विश्वास उसमें दृढ़ हो जाता है और एक सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। नकारात्मक अभिवृत्ति में हमें ऐसे लोगों व स्थितियों से दूर रखती है। इसमें हम अच्छे लोगों से दूर जाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त कहते हैं कि नशा या किसी प्रकार का पेय पदार्थ लेने से लाइफ कूल होती है, तो हमें लगता है कि हमारे दोस्त सही कह रहे हैं और हम माता-पिता और शिक्षक की बात को अनदेखा करते हैं, तो ये नकारात्मक पहलू का एक उदाहरण है। सोचना, अनुभव करना एवं व्यवहार करना। हर व्यक्ति अपने कुछ विचार सोचता है, फिर उसके अनुसार अपने अनुभव को याद करता है और उसके बाद में अपने व्यवहार में उसको परिलक्षित करता है। तीनों मिलकर किसी भी व्यक्ति के बारे में अभिवृत्ति बनाते हैं। जैसे जब हम किसी अभिनेता को देखते हैं, तो उसके बारे में पहले हम सोचते हैं कि वो कैसे काम करता है और फिर किसी फ़िल्म या नाटक में उसका अभिनय को हम याद करते हैं और फिर उसी प्रकार का हम व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी अभिवृत्ति बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है, हम जिस सामाजिक और राजनीतिक समूह से संबंध रखते हैं, उनके प्रति अनुकूल व दूसरे समूहों के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा, मुझे ये खिलाड़ी पसंद है, मुझे वो खिलाड़ी पसंद नहीं है। मुझे ये गुरुजी पसंद है, मुझे ये गुरुजी पसंद नहीं है। अर्थात हमारे अंदर पसंद-नापसंद का बहुत सारा द्वंद चलता रहता है और जिन जिन राजनीतिक समूहों को और सामाजिक समूह को हम पसंद करते हैं, उनके प्रति हम अनुकूल महसूस करते हैं और जिनको हम पसंद कम करते हैं, उनके प्रति हम प्रतिकूल अभिवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। परिवार, मित्र और विभिन्न प्रकार के समूह एक जैसी अभिवृत्तियां रखते हैं जो हमें जोड़ने का काम करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मित्र होते हैं जिनको नाटक पसंद है, तो उस समूह में जितने भी मित्र हैं वो सभी नाटक प्रेमी होते हैं, तो वो अभिनय के प्रति अपनी रुचि को प्रकट करते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। कुछ में खेल भावना होती है, तो वो अपने पसंद के खेल के साथ समानता ढूंढ करके और उस खेल को खेलने वाले दोस्त के समूह में शामिल हो जाते हैं। तीसरा, हमारे जो परिवार हैं, उस परिवार में भी लगभग एक जैसी रुचियाँ होती हैं, जैसे एक जैसी पिक्चर देखना या एक जैसा नाटक देखना या एक जैसे खेल देखना या पर्यटन स्थल भी समान रूप से पसंद किए जाते हैं, तो वो भाव हमें जोड़े रखता है। तीसरा है, अभिवृत्तियाँ मूल्यों तथा आत्म संप्रत्यय को व्यक्त भी करती है। बहुत सारी आदर्श मूल्य हमारे जीवन में हम व्यवहार में लाते हैं, उनका कहीं न कहीं जन्मदाता भी हमारी अभिवृत्तियाँ ही होती हैं। जैसे ईमानदारी एक मूल्य है, इसके प्रति महात्मा गांधी की अभिवृत्ति एवं गरीबों तथा जरूरतमंदों के प्रति मदर टेरेसा की चिंता सर्वविदित है। यहाँ इस इन लाइन्स का मतलब है कि अभिवृत्तियाँ मूल्यों और आत्म संपर्क को व्यक्त करती है। जैसे महात्मा गांधी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और मदर टेरेसा गरीबों के प्रति चिंता करने के लिए जानी जाती हैं। अभिवृत्तियों का निर्माण व परिवर्तन, हमारी मनोस्थिति और हमारा रुझान, इसका जो निर्माण है और इनमें जो बदलाव आते हैं, उसके 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है सीधा संपर्क। हम जब किसी वस्तु या व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं, तो उसके प्रभावशैली को देखकर हम अपने अंदर भी बदलाव लाते हैं। जैसे एक अच्छे खिलाड़ी को देखकर हम खेल के प्रति आकर्षित होते हैं और टीवी, रेडियो, समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देखकर हम उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। दूसरा है सीधा निर्देश। सीधे निर्देश में हमें माता-पिता निर्देश देते हैं और हमारे शिक्षक भी हमें सीधे ही निर्देश देते हैं और दोनों के निर्देश यदि समान हैं, तो हम उसके प्रति एक दृढ़ अभिवृत्ति अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। जैसे माँ-बाप और शिक्षक दोनों कहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, खेल-कूद करना चाहिए, हमें उपद्रव नहीं मचानी चाहिए, तो हमारी उन दोनों के प्रति सीधे निर्देश के प्रभाव से अभिवृत्ति जन्म लेती है। तीसरा है दूसरों से बातचीत। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के जो साथी होते हैं, वो अपने दोस्तों के समूह में रहते हैं और दोस्त जो बात कह देते हैं, उसको वो मान लेते हैं।
ये उनका स्वीकार्य भाव होता है, आपसी सहमति होती है और वह उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में आने लग जाता है और एक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे माँ-बाप कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन दोस्त कहते हैं कि यदि आप लेट नाइट पढ़ते हो, तो सुबह थोड़ा लेट भी उठ सकते हैं। तो हमारे दोस्त ने एक सहमति दे दी और हम उसकी बातचीत से प्रभावित हैं, तो हम उसके आचरण को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं। प्रेक्षण द्वारा सीखना, अवलोकन करके भी हम सीखते हैं। दिन भर हम बहुत सारे स्रोत से ज्ञान और घटनाएँ, उदाहरण देखते हैं। जैसे समाचार पत्र में हम बहुत सारे वृत्तांत देखते हैं, बहुत सारे बिंदुओं को और विज्ञापनों को देखते हैं। रेडियो, मीडिया, मोबाइल इनके माध्यम से भी हम सीखते हैं और उसके प्रति यदि हमारा सकारात्मक रवैया है, तो हम उस वस्तु को पसंद करने लगते हैं और यदि नकारात्मक अभिवृत्ति है, तो हम उससे दूर जाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अभिवृत्ति में बदलाव, जैसा कि अभी आपने देखा कि अभिवृत्ति बहुत सारे तत्वों के आधार पर बनती है और अनेक प्रकार का कार्य करती है। उसमें कुछ बिंदु प्रभावित करते हैं और बदलाव लाने का प्रभाव रखते हैं। जैसे पहला है स्रोत। हम अनेक स्रोतों से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और उससे हमारी पसंद-नापसंद का भाग निर्मित होता है। जैसे हम यदि दादा-दादी के पास रहते हैं, तो वहाँ देखते हैं हम कि वो बचपन से भजन गाते हैं, तो हम भी भजन के प्रति आकर्षित होते हैं और कुछ उठने-बैठने और जीवन शैली को भी हम उनसे ग्रहण करते हैं। तो वह स्रोत का रूप में हमारे अभिवृत्ति में बदलाव लाते हैं। दूसरा है संदेश। संदेश में हम बहुत सारी चीज़ों से संदेश प्राप्त करते हैं, जिनमें अखबार आता है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मीडिया है। इन सब से हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान स्रोत और उदाहरण, घटनाएँ देखते हैं और उनसे हम अपनी एक रुझान और एक मनोस्थिति का निर्माण करते हैं, जो हमारी अभिवृत्ति को पूर्ण रूप से बदल देती है। तीसरा है व्यक्ति। कोई सफल और प्रभावी व्यक्ति हमें सीधे ही आकर्षित करता है। उसकी उठने-बैठने की शैली, उसके बोलने की शैली, उसके काम करने की शैली, उसकी सफलता का जो संकेत है, वो हमें दूरगामी रूप से अभिवृत्ति में बदलाव लाने का कारक होता है। अभिवृत्तियों और व्यवहार में संबंध। जो हमारी मनोस्थिति है, जो हमारी अभिवृत्तियाँ हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की होती हैं और वो हमारे व्यवहार में बदलाव लाती हैं। क्योंकि यदि आपको सचिन तेंदुलकर पसंद है, तो आपको निश्चित रूप से क्रिकेट भी पसंद है और आप खेलने का प्रयास भी करते हैं, यानी कि खेलने का व्यवहार आपके अंदर उत्पन्न होता है। अभिवृत्ति व व्यवहार का संबंध जटिल होता है और किसी के व्यवहार द्वारा उसकी अभिवृत्ति के बारे में जानना कभी-कभी कठिन होता है। आप बहुत सारी फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। ये आपकी अभिवृत्ति है। अब व्यवहार क्या हो इसका कि आप भी नाटक और अभिनय में रुचि लें और इस प्रकार के थिएटर्स के काम करने में अपना भाग लें, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे फ़िल्म देखना पसंद करते हैं, परंतु वो अभिनय नाटक में कोई रुचि नहीं रखते हैं। बहुत सारे बच्चे महान क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ियों को पसंद करते हैं, पर उनकी खेल में तनिक भी रुचि नहीं होती है। तो इसलिए हम अभिवृत्तियों के आधार पर व्यवहार को सदैव सटीक आकलन नहीं कर सकते। इसमें कुछ कठिनाई आती है। जब अभिवृत्ति मजबूत और अपरिवर्तित होती है, ऐसे में अभिवृत्ति के 3 घटक सुस्पष्ट व सुव्यवस्थित होते हैं और सही रूप में व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। किसी चीज़ को सोचना, फिर उसके साथ में उसको व्यवहार में लाना और उसका मूल्यांकन करना, ये कब हो पाता है जब हमारी अभिवृत्ति बहुत ही मजबूत और स्पष्ट हो और अपरिवर्तनशील हो, तभी हम इस प्रकार का व्यवहार शो करते हैं। जब कोई दृढ़ अभिवृत्ति वाला होता है या जब कोई किसी की अभिवृत्ति से परिचित होता है, तब इसे आसानी से याद भी किया जा सकता है और व्यवहार का अनुमान भी लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे लोगों की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। कोई पीटीआई है जिसको हम शारीरिक शिक्षक के रूप में जानते हैं, तो उनका सुडौल शरीर है, वो स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यायाम करते होंगे। तो हम दृढ़ अभिवृत्ति के आधार पर उसके व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। जब अभिवृत्ति सीधा अनुभव से निर्मित हो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे अनुभव के आधार पर किसी अभिव्यक्ति का निर्माण हो, तब व्यवहार का अनुमान अधिक सही होता है। क्योंकि अनुभव का मतलब है करना, सीखना।
अपने अपने जीवन में उसको व्यवहार के रूप में लाना। ऐसी स्थिति जब होती है और उससे किसी प्रकार की अभिव्यक्ति का निर्माण होता है, तो व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे यदि कोई बच्चा हर प्रश्न का उत्तर देता है, तो निश्चित रूप से उसने पढ़ा होगा, कहीं से सीखा होगा, तो उसका व्यवहार जो है वो उस पढ़ने, अध्ययन और अध्यापन के व्यवहार को बताता है और उसकी अध्ययन अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति की दृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है। जब कोई सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है, तब उसकी अभिवृत्ति अलग अलग रूप में व्यक्त होती है। सामाजिक प्रभाव, जैसे हम सोचते हैं अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, यदि मेरी परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। इस प्रकार से सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसकी अभिवृत्ति अलग अलग रूप में व्यक्त होती है। वह अपनी रुचि और अपनी अभिवृत्ति को बार बार बदलता है। विश्वास और व्यवहार, अभी आपने देखा कि अभिवृत्ति और व्यवहार में एक संबंध है और उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका नाम है विश्वास। विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज के प्रति सत्य की भांति स्वीकारता। यदि हमें किसी की सफलता का दृढ़ विश्वास है, तो हम उसकी हर वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जब टीवी में ये कहा जाता है दाग अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि ये डिटर्जेंट या ये जो एलिमेंट ये बता रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे कपड़ों को साफ कर देगा। तो हम उसके प्रति एक विश्वास प्रकट कर लेते हैं और उसके ग्राहक आसानी से बन जाते हैं। विश्वास हमें सामाजिक जगत में अपने अनुभवों को समायोजित करने में सहायता करते हैं। यदि हमारा विश्वास है किसी विचार के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, तो हमारे अनुभव हमें समाज में आसानी से समायोजित करने में मदद करते हैं और अपने व्यवहार के साथ ही घटनाओं के प्रति भविष्यवाणी करने में मदद भी करते हैं। हम जब निरंतर अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो हम पढ़ने को अपना व्यवहार बना लेते हैं और हम ये भविष्यवाणी कर लेते हैं कि हमारा परिणाम लमसम इतना रहेगा, तो उस बच्चे का परिणाम लगभग उतना रहता भी है। तो हम आसानी से अपने व्यवहार और विश्वास से अपनी अभिवृत्तियों को देखते हुए भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। सामाजिक संज्ञान, अभिवृत्ति और हमारे व्यवहार के अनुसार एक सामाजिक संज्ञान भी उत्पन्न होता है, जिसमें हमारी समझ में एक सकारात्मक विश्वास आता है। सामाजिक संज्ञान का अर्थ है कि सामाजिक विषयों से जानकारी प्राप्त करना। हम प्रारंभिक जानकारियां अपने परिवार से प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम अपने विद्यालय से, हमारे सारे स्रोत किताबें होती हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे परिवारगण होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हम समाज के बहुत सारे स्रोत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें टीवी, मीडिया, रेडियो, अखबार और विभिन्न प्रकार के संसाधन काम लेते हैं। उनसे जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना और याद रखना सामाजिक संज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसकी व्याख्या की, अर्थात उसका अर्थ समझा, उसका उपयोग समझा, फिर उसका मूल्यांकन किया कि वह कितना लाभदायी है, उसको जीवन में लेना चाहिए और उसको आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर याद रखना ही सामाजिक संज्ञान कहलाता है। अर्थात सामाजिक ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग लेना, उसका अर्थ समझना और उसे याद रखना ही सामाजिक संज्ञान कहलाता है। जैसे उदाहरण, हम अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में अनुभव करते हैं और फिर उसको समझते हैं, उसके बारे में एक राय बनाते हैं कि यह अच्छा व्यक्ति है या यह बुरा व्यक्ति है। लेकिन ये जानकारी बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें उसे सीखने के लिए स्कीमा के रूप में व्यवस्थित करना होता है। स्कीमा के रूप में हम एक चार्ट बना लेते हैं, जिसमें अच्छा, बुरा, कम उपयोगी, ज़्यादा उपयोगी, उस प्रकार से हम एक स्कीम के रूप में उसको समझने का प्रयास करते हैं। स्कीमा एक दूसरे से जुड़े विश्वास, जानकारी व उदाहरण का समूह होता है, जिसमें हम अपने अभिवर्तियों के प्रति विश्वास रखते हैं, उनके जो हमें ज्ञान प्राप्त है उसके बारे में जानकारी देते हैं और उदाहरण का समूह को इकट्ठा करते हैं, जो सामाजिक वस्तुओं, घटनाओं व लोगों से जुड़ा होता है। अर्थात
हम अपने सामाजिक संज्ञान से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस सब को अपने विश्वास, जानकारी और उदाहरणों के समूह में स्कीमा नाम से हम व्यवस्थित करते हैं और हमें समझने में आसानी होती है। स्कीमा हमारी सामाजिक सोच व व्यवहार दोनों का मार्गदर्शन करता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के बारे में अपने अनुभव और व्यवहार, सोच विचार रखते हैं, तो उसको उसमें जानने में हमें स्कीमा मदद करता है। ये जानकारी का सरलीकरण कर देता है। हम किस तरह से निर्णय लें, किस तरह की राय बनाएं, किस प्रकार का हम आस्था रखें, अपना विश्वास रखें, उसमें स्कीमा हमें मदद करता है, जिससे हम नई जानकारी को तुरंत ही व्याख्यित कर सकते हैं। अर्थात स्कीमा के माध्यम से जब हम ज्ञान का संग्रह करते हैं, तो हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं और समय पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। गुणारोपण ये व्यवहार का एक पैटर्न है कि गुणों का किस प्रकार से आरोपण होता है। हम अपने तथा दूसरे लोगों के व्यवहार के कारणों की खोज करते हैं और उसे गुणारोपण कहते हैं। अर्थात हम अपने और दूसरे लोगों के कार्य व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं और उसके प्रति एक राय, एक निष्कर्ष निकालते हैं, उसे ही हम गुणारोपण कहते हैं। त्रुटियों के बहुत सारे पक्षपात होते हैं। आंतरिक और बाहरी कारण हम मौलिक गुणारोपण त्रुटि करते हैं। आपने देखा होगा कि यदि किसी प्रकार की मीटिंग या क्लास में जब कोई बच्चा लेट आता है, तो वह अपना कारण बताता है, तो हम उसको एक बहाना समझते हैं कि उसने लेट आने का एक कारण दिया है और उसे हम आंतरिक गुणारोपण त्रुटि कहते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति में हम होते हैं, तो हम बताते हैं कि भाई ट्रैफिक जैम हो गया था या किस कारण से हम लेट आए, तो वह बाहरी कारक कारण में गिनती करते हैं। हम बाहरी कारणों से अपने लेट आने को संतुष्टि के स्तर पर लेकर आते हैं। आशावादी पक्षपात में अधिकांशतः हम यह विश्वास करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा सकारात्मक घटनाओं को हम अधिक अनुभव करते हैं। अर्थात यदि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छी नौकरी लगेंगे, हमारा जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। ये हमारे भविष्य के प्रति आशाएं होती है, उम्मीदें होती हैं। और दूसरा, नकारात्मक सूचना के प्रति जब संवेदनात्मक प्रवृत्ति होती है, तो हम ऐसी सूचनाओं की ओर अधिक ध्यान देते हैं और उनको अत्यधिक महत्व भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी विज्ञापन में ये कहें कि फला उम्र में हमारे शरीर में से दुर्गंध आती है तो हमारे सब दोस्त दूर भाग जाएंगे और इस अमुक साबुन या स्प्रे को लगाने से इत्र को लगाने से आपके शरीर में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो हम उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उस वस्तु को हम खरीद भी लेते हैं, जो कि नकारात्मक सूचना के रूप में संवेदना को प्रकट करता है। आज हमने अपनी अभिव्यक्तियों के संदर्भ में अपने व्यवहार को और सामाजिक संज्ञान को पढ़ा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।